अभी पिछले सेशन के बाद जब हम लोग बाहर निकले तो मैं निकाल तो नहीं कर पा रहा हूँ, हाँ शायद आप प्रशांत जी थे। तो प्रशांत जी कह रहे थे आपके जैसे और कितने लोग हैं, और जिस तरह से पिछले 3 दिन में हमारे बीच में बातें हुई हैं, मेरी खुद की स्वीकृति भी जिस तरह की थी, उसमें जितना पॉजिटिव रिस्पांस वेरी फर्स्ट मोमेंट से हमने लिया है और जिस तरह से अभी हम चल पा रहे हैं, एक हम सब के लिए सुखद है। ये अभ्युदय संस्थान का भी सौभाग्य है, आपका भी सौभाग्य है कि कैसी बात हमारे सामने आई है कि पूरे छत्तीसगढ़ का लगभग शिक्षा को साकार, ज़मीन पे साकार करने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं और हम बहुत जिम्मेदारी के साथ में और काफ़ी बात के साथ में संगीतमय तरीके से हम लोग चल पा रहे हैं। ये एक संयोग है कि आज हमारे बीच में आदरणीय पवन भैया मौजूद हैं। पवन भैया IIT दिल्ली से पास आउट हैं और लगभग मैं सोचता हूँ शायद 16-17 साल पहले से ही मसूरी उत्तरांचल, आपको कहीं लगा कि शिक्षा में कुछ अधूरापन है और जिस तरह की जीवन शैली हम जी रहे हैं उसमें भी कुछ अधूरापन है, वो जो खालीपन है उसकी तलाश करना चाहिए। तो उस तलाश की यात्रा आपने किस तरह से शुरू की और पिछले 12 साल 15 साल का आपका शिक्षा पे ही शोध है। सिद्ध नाम की एक संस्था सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हिमालयाज के नाम से मसूरी में कैंपटी फॉल, यदि आप गए होंगे तो कैंपटी फॉल के साइड वाली पहाड़ी पे है। शिक्षा में एक मौलिक काम आप लोग के माध्यम से हुआ। शिक्षा के बारे में बहुत सारी मान्यताएं भारत में हैं, लेकिन भारत की अंग्रेजों के पहले और उसके पहले शिक्षा के बारे क्या स्थितियां थीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको अपनी स्थितियों के बारे में एक स्वीकृति है कि सब कुछ खराब था और ये मॉडर्न एजुकेशन के बाद कुछ ठीक हुआ है वगैरह वगैरह। तो उसका भी एक विशद अध्ययन आपका है। आप और आपकी धर्मपत्नी दोनों यहाँ मौजूद हैं, दोनों ही शिक्षा पे अभी आ रही हैं, किचन में हैं। शिक्षा पे आपकी पूरी टीम पिछले कई सालों से समर्पित है। पिछले 5 साल से आप जीवन विद्या के संपर्क में आए और उसके बाद से आपके शिक्षा पे परिवर्तनों को एक नया आयाम भी मिला और उसकी रोशनी में फिर यात्रा आगे बढ़ी है। मैं सोचता हूं कि यदि अभ्युदय संस्थान को हम देखें तो अभ्युदय संस्थान की यात्रा एक थोड़ी अलग तरह की है। कुछ लोग जो सामाजिक परिवर्तन के लिए सोचते थे, उसके लिए कमिटेड थे, उनको जीवन विद्या मिली और उन्होंने अपने लिए एक जीवन शैली के ढंग से उसको स्वीकारा और उस स्वीकृति के साथ में अभ्युदय संस्थान साकार हुआ। तो हमारी सोच दर्शन को समझना और उसके जीने के क्रम में कुछ प्रयास और उस प्रोसेस में समझ में आए तो शिक्षा के लिए बहुत उपयोगी चीज है। तो शिक्षा में फिर इंजीनियरिंग शिक्षा में कुछ प्रयोग मूल्य शिक्षा के रूप में हुआ। हमारे अभी सारे प्रयोग वर्तमान शिक्षा के साथ मूल्य शिक्षा के नाम से, चेतना विकास के नाम से कुछ प्रयोगों तक सीमित है। चूंकि आप पहले से ही शिक्षा में मौलिक परिवर्तन को लेकर कुछ सोच रहे थे, शिक्षा की विषय वस्तु पे कुछ सोच रहे थे, शिक्षा के कंटेंट पे कुछ सोच रहे थे, तो आपका प्रयोग उससे अगली कड़ी में जाता है कि जीवन विद्या की रोशनी में शिक्षा का स्वरूप क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, बुक्स क्या होंगी, कैसे उसको कम्युनिकेट करेंगे। तो उस तरह का काम सिद्ध में ज़्यादा हुआ है। जीवन शैली को लेकर कुछ प्रयास यहाँ पे हुआ है। हमारे बीच में मिश्रा जी मौजूद हैं। एक बार थोड़ा सा हाथ ऊपर कर दीजिए, बैठे रहिए छत पे चाह। मिश्रा जी भिलाई के रहने वाले हैं और पिछले 30 सालों से आदरणीय बाबा जी के संपर्क में हैं। तो आप लोग उन लोगों में से हैं जब बाबा जी को कोई नहीं समझ पाता था, उस समय से जो बाबा जी कह रहे हैं उनको कम से कम बुक्स के रूप में संसार को अर्पित कर दिया जाए। तो ये धारा, पतली सी धारा निकली जो आज बहते बहते आगे फैलने की तरफ आगे बढ़ रही हैं। अनुराधा जी का हम स्वागत करते हैं। अम्बा दीदी हैं साथ में। अम्बा दीदी आदरणीय बाबा जी की बेटियां हैं और आप फुल टाइम इस दर्शन के लिए समर्पित हैं। डॉली भाभी साथ में हैं जो संस्थान में है पर आपके सामने कम आई हैं। मंजीत भैया संस्थान में रहते हैं, आप उनकी धर्मपत्नी हैं। तो मैं और समय न लेते हुए पवन जी को आमंत्रित करता हूं कि अपनी यात्रा से शुरू होके शिक्षा के इतिहास से लेके और जीवन विद्या की रोशनी में जो कुछ सफल प्रयोग हुए हैं उनकी एक शेयरिंग, क्योंकि हम सभी यहाँ शिक्षा से जुड़े हैं और आगे मिलके किस तरह का तालमेल बन सकता है, किस तरह का आपस में एक समन्वय हो सकता है। तो मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ पवन जी रूबरू हों, पर वो संयोग कैसे आएगा, कैसे बनेगा, ऐसा मैं नहीं जानता था। ये एक संयोग हुआ कि बम्बई में अभी सोमैया ग्रुप से आप लोग शायद परिचित हैं, बड़ा ग्रुप है जिनके काफ़ी सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और इस तरह का काफ़ी कुछ मैनेजमेंट का उनका इंडिया में 13 रैंक कॉलेज है।
तो उनका एक पूरा समूह यहाँ पे सोमैया जी सहित एक शिविर हुआ था पिछले साल। तो उनके यहाँ अब उन्होंने स्थायी रूप से अपने यहाँ जीवन विद्या केंद्र की स्थापना की है और हमारे एक मित्र स्थायी रूप से वहाँ शिफ्ट हुए हैं। तो वहाँ शिविरों का दौर शुरू हुआ है। तो पवन जी वहाँ एक शिविर लेने के लिए जा रहे हैं। तो इस क्रम में अमरकंटक में आना हुआ और रायपुर से बम्बई की यात्रा पे हैं। तो एक महज संयोग है कि ये शिविर है और पवन जी हमारे बीच में मौजूद है। तो मैं पवन जी को आमंत्रित करता हूँ। हम लोग को नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे पता चला, मैं अमरकंटक था, कि आप लोगों का यहाँ शिविर होने वाला है और आप सब शिक्षा से जुड़े हैं। तो मेरी भी कहीं इच्छा थी कि आप लोगों से मौका मिले तो बात हो जाए, कुछ और मौका मिल गया। जैसा सोम जी का आग्रह है वैसे मैं शुरू करता हूं। मैं और मेरी पत्नी करीब अब 19 साल पहले हम लोग मसूरी आए थे। मैं कलकत्ते रहता था। मेरा संबंध बिहार और बंगाल दोनों से रहा है और आगे की उच्च शिक्षा दिल्ली में हुई। तो उसके पहले की यात्रा मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि वो बहुत मुख्य मुद्दा नहीं है। लेकिन वो जैसा इन्होंने कहा कि कुछ सार्थकता की तलाश में हम लोग मसूरी पहुंच गए, भटकते भटकते, और वहां पे गांव वालों की, गांव जाते थे हम लोग। मसूरी के पास बहुत सारे छोटे छोटे गांव हैं पहाड़ों में, वहां जाते थे और जाते जाते उनसे एक जान पहचान सी हो गई लोगों से। तो उनके आग्रह पे पहला स्कूल हमारा शुरू हुआ उस गांव में जहां स्कूल नहीं था कोई पहले से, क्योंकि छोटे गांव हैं वहां के, 10, 12, 15 परिवार के गांव होते हैं और एक ग्राम सभा जो होती है वो 5 या 7 गांवों को लेकर होती है। तो एक गांव सभा में एक स्कूल या ज्यादा से ज्यादा 2 स्कूल, तो उसके बाद भी 4-5 गांव ऐसे होते थे गांव सभा में जहां स्कूल नहीं। तो उन गांवों की डिमांड थी कि आप स्कूल शुरू करिए। तो हम लोगों ने अनौपचारिक तरीके से एक स्कूल की शुरुआत की 89 में। और उस समय क्योंकि हम लोग शहरी लोग थे और जैसा हिंदुस्तान का शहरी समाज है तो उसकी अपनी कुछ मान्यताएं होती हैं। उन मान्यताओं को लेकर के हम वहां पहुंचे थे। अब ये जो सारे शब्द मैं बोल रहा हूं ये तो अब के नए हैं, उस समय तो पता नहीं था कि हमारी कोई मान्यता भी है, इसका भी हमें आभास नहीं था। आज मैं देख पाता हूं कि थी। वो मान्यताएं क्या थी? वो मान्यताएं ये थी कि हमारे गांव के लोग पिछड़े हैं, बैकवर्ड है, और शहर के लोग फॉरवर्ड है, डेवलप्ड है, विकसित है। ये उस समय मान्यता थी। मैं नहीं जानता था इसके बारे में कि मेरी मान्यता है, पर ये थी। आज मैं उसका मूल्यांकन कर पाता हूं। दूसरी मान्यता थी कि जो भी पढ़ाई लिखाई के नाम पे हम स्कूलों में करते हैं वो ठीक ही है, उससे भलाई ही होगा। ये अनपढ़ हैं और इनको पढ़ा लिखा करके हम शिक्षित कर देंगे। मैं आपको फिर से पुनः उन शब्दों पे ध्यान दिलाना चाहूंगा। हम ये मानते थे कि ये अनपढ़ हैं और हम पढ़ा लिखा कर इनको शिक्षित कर देंगे। इस पे मैं दोबारा आऊंगा। और ये जो पढ़ाई लिखाई हम कर रहे हैं इससे इनका भला होगा। ये कुछ बातें रही होंगी हमारे दिमाग में। तो हम लोगों ने पढ़ाना शुरू किया, जैसे पढ़ाई लिखाई जो भी, क ख ग सिखाओ, ABC सिखाओ, 1 2 3 सिखाओ, बड़े बच्चे हैं तो गुणा भाग जोड़ घटाओ सिखाओ, किताबें पढ़ाओ स्कूल की, वगैरह वगैरह। कुछ समय ये चला। उस दौरान हुआ ये कि हमारी पत्नी की वजह से खासकर वहां की गांव की कुछ महिलाओं से इनकी बातचीत होती थी। हमसे तो वो संकोच करती थी और मुझे ऐसे भी थोड़ा समय लगता है खुलने में, वो जल्दी खुल जाती है। तो वो गांव की महिलाओं से बातचीत होती थी उनकी, और वो लोग ये कहती थी कि ये आप क्या कर रहे हैं,
ये पढ़ा लिखा करके आप हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। ये कहती थी कि ये पढ़ा लिखा कर आप बच्चों को न घर का रहने देते हैं न घाट का बनाते हैं। इसका मतलब क्या? तो वो ये कहती थी देखो आप पढ़ा लिखा लेते हो, ये बच्चा जब पढ़ लिख लेता है या मान लेता है कि मैं पढ़ लिख लिया, तो दिन भर पैंट में हाथ डाल के घूमता है और हमको तो पिछड़ा मानता है, हमको तो छोटा मानता है, हमको अनपढ़ मानता है, बेवकूफ मानता है, और खुद को पढ़ा लिखा होने का भ्रम होने की वजह से और कुछ लाट साहब मानने लगता है। अब इससे घर का काम होता नहीं है, या घर का काम करता भी है तो बड़े मन मार के करता है। पहले नहीं था ऐसा, जब पढ़ा लिखा नहीं अपने को नहीं मानता था तब घर का काम कर लेता था। अब करता है तो मन मार के करता है। और लड़की पढ़ लिखने के बाद नेल पॉलिश लगाना सीख जाती है, तो अब उससे गोबर में हाथ नहीं डाला जाता। तो ये जो आप पढ़ा लिखा रहे हैं, इससे तो हम बर्बाद हो गए। ये तो बर्बाद हुआ ही, हमको भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसको कोई नौकरी मिलती नहीं, कोई 1000 में एक को मिल जाए तो मिल जाए, बाकी को नौकरी मिलती नहीं। तो ये आप तो हमको बद से बदतर कर रहे हैं। एक और उनका बहुत बढ़िया मुझे लगता है याद आ रहा है, वो कहते थे गांव वालों को आप पढ़ा लिखा कर शहर के लिए फिट करते हो और शहर वालों को विदेश के लिए फिट करते हो, और भला आप गांव का करने आए हो, तो क्या इसमें आपको विरोधाभास नहीं दिखाई देता? इस तरह की तमाम बातें, ये तो मैं कुछ नमूने आपके सामने पेश कर रहा हूं, पर इससे आप समझ गए होंगे कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। इस तरह की बातें उन्होंने बहुत सारी हम लोगों को की। बाद में हम लोगों ने इस पे एक शोध भी किया, काफी अच्छा, वो मैं उसको अच्छी एक शोध मानता हूं हमारी संस्था की ओर से। उसको हमने छापा भी, अ मैटर ऑफ क्वालिटी के नाम से। उसकी चर्चा भी हुई कुछ समय तक देश में। उसमें हम लोगों ने यही निकालने का चेष्टा किया कि शोध बहुत होती है हमारे देश में, आप सब शिक्षा से जुड़े हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों शोध हुई है। कुछ समय पहले शायद आपको याद हो, एक जॉन ड्रेस करके एक अंग्रेज बेल्जियम के व्यक्ति हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में। उनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ी शोध हुई थी, प्रोब रिपोर्ट उसको कहा जाता है, प्रोब। इंडिया टुडे में बहुत उसकी चर्चा हुई और अखबारों में हुई। तो ये जब हमारी शोध थी उसके पहले की बात है, ये प्रोब की शोध। उसमें और हमारी शोध में बहुत बुनियादी फर्क था। प्रोब की रिपोर्ट क्या करती है कि एक खास तरह के सवाल लोगों से पूछती है। हमने अपनी शोध के दौरान यह महसूस किया कि लोग वही जवाब देते जैसा आप सवाल पूछते हैं। हो सकता है उनके मन में कुछ और भी बात हो, लेकिन क्योंकि आपने सवाल एक खास ढंग से किया है तो वो एक खास ढंग से उत्तर देते हैं। तो उससे पूरी बात पता चल जाए ये जरूरी नहीं है। मैं आपको इसको विस्तार से बताता हूं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आप अगर गांव वालों से पूछे, जो हमने पूछा, कि क्या तुम स्कूल चाहते हो अपने गांव में? बिल्कुल चाहते। क्या अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहते हो? बिल्कुल भेजना चाहते। इसका यही जवाब मिलता है। पर इससे पूरी बात साफ नहीं होती। आप सवाल को थोड़ा सा बदल दीजिए। आप पूछिए, ये जो बच्चा स्कूल जा रहा है तुम्हारा, क्या तुम उससे, उसकी प्रगति से या उसके व्यवहार से संतुष्ट हो? तो वो बोलेंगे बिल्कुल नहीं, ये तो बर्बाद हो गया, अब हमारी बात नहीं मानता है, अब पैसे ज्यादा खर्च करने लगा, इत्यादि इत्यादि। तो एक ही बात है, स्कूल भेजना चाहते हो? बोलेंगे हां। स्कूल भेजकर बच्चे जो स्कूल जा रहा है बच्चा, उससे तुम खुश हो क्या? तो वो दूसरी तरह का जवाब देंगे। इन दोनों के बीच में विरोधाभास है। इसको हमारे यहां के ज्यादातर बुद्धिजीवी वर्ग जो शोध करता है वो इसको नहीं देखना चाहता या देखता नहीं। हम ऐसा महसूस मैंने किया। तो द्वंद्व में हम फंसे हैं। पढ़ाई चाहिए भी, जो पढ़ाई हो रही है उससे खुश भी नहीं है, उससे कुछ हाथ लगता हो ये भी नहीं है। कुल मिला के हमको ये लगा कि पढ़ाई लिखाई का ज्यादातर, सब में ऐसा होता हो ऐसा मैं नहीं कह रहा,
ज्यादातर असर यह हो रहा है कि जो आदमी पढ़ लिख लेता है वो बाजार पे और ज्यादा निर्भर हो रहा है, वो पैसे पे ज्यादा निर्भर हो रहा है, वो वस्तु का उत्पादन छोड़ के पैसे को उत्पादन करना चाहता है। मतलब मैं खेत में खुद अपनी फसल लगाऊं, अपना कपड़ा खुद पैदा करूं, इत्यादि इत्यादि, इससे विमुख होकर के वो ये जो पूरा तंत्र हमने खड़ा किया है, उस तंत्र में एक पुर्जा बनने के लिए ललायित होता है, उसी के लिए हम उसको तैयार भी करते हैं। उत्पादन एक तरफ हो रहा है, हम उस उत्पादन को खरीदते हैं, दिल्ली में बैठ के, बंबई में बैठ के, रायपुर में बैठ के। उत्पादन करने वाला कहीं और है, उपभोक्ता हम सब है, हम उसको खरीदते हैं। किससे खरीदते हैं? पैसे से खरीदते हैं, रुपए से खरीदते हैं। ये दूरी जितनी बढ़ती है उत्पादन और कंजम्पशन के बीच की, उतना ज्यादा ये तंत्र मजबूत होता जाता है, जिसमें शोषण उसकी नाभि में है। और पढ़ाई लिखाई इस तंत्र में फिट करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा, वो भी नहीं कर पा रही है, ज्यादा से ज्यादा इस तंत्र में फिट होने के लिए कुछ कर देती है, कुछ सहयोग करती है। उत्पादन से दूर हटाने का काम हो रहा है। ये हम लोगों को वो जो 4-5 साल शुरू के थे, उसमें से हम लोगों को ऐसा पहले तो नहीं लगा, क्योंकि हमारी अपनी मान्यताएं थी। बाद में लगने लगा, अरे हम कर क्या रहे हैं भाई, हम तो करने जा रहे हैं, भला हो रहा है नुकसान। ये जो महिला कह रही है ये झूठ नहीं कह रही है, ठीक ही कह रही है, क्योंकि वास्तविकता यही है। हम अगर देखें आंख खोल के तो सही बात है। तो जब ये एहसास हुआ तो हम लोगों को बड़ी पीड़ा होने लगी, क्योंकि अपना काम, हर आदमी, अगर मैं चोरी भी करूं तो अगर कोई मेरा दोस्त पूछे चोरी क्यों कर रहे हो, तो मैं उसको जस्टिफाई करता हूं। क्या करें, और कोई उपाय नहीं है, भूखे मर जाएंगे नहीं तो जो काम व्यक्ति करता है, कुछ भी करे, अच्छा बुरा, वो सही समझ के ही करता है। तो हम शिक्षा का काम कर रहे थे अपनी समझ में, तो जब ये लगा कि ये तो कुछ कबाड़ा कर रहे हैं, हम गड़बड़ कर रहे हैं, तो बड़ी पीड़ा हुई, सहन नहीं हुई, करें क्या। तो उस समय इत्तेफाक से, और ये इत्तेफाकी है, हमारी पत्नी एक सेमिनार में दिल्ली गई, कोई सेमिनार शिक्षा पे ही था। जब लौट के आई तो बहुत कागज का पुलंदा मिलता ही है सेमिनारों में, तो इनके पास भी था, तो हम उसको जरा एक नजर डालने लगे। तो बाकी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। एक उसमें से एक जो पेपर था उस पर नजर गई, वो नंदना रेड्डी नाम की एक महिला ने, बेंगलोर में रहती हैं, उसने लिखा था, आज भी नाम याद है मुझे उनका, और उनके शुरू के 4 लाइन थी उस पेपर की। वो 4 लाइन महात्मा गांधी के द्वारा कही गई थी 1931 में, जब वो इंग्लैंड गए थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान। उस समय किसी ने उनसे पूछा था कि हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था के बारे में आपको क्या कहना है। तो उन्होंने कहा था, हम 100 साल पहले, मतलब 1931 की बात है, तो 100 साल पहले हम ज्यादा शिक्षित थे, और अंग्रेजों ने आकर के हमारा शिक्षा की, जो उन्होंने शिक्षा की व्यवस्था की उपमा एक सुंदर वृक्ष से दी थी, अ ब्यूटीफुल ट्री। तो उन्होंने कहा हमारी शिक्षा व्यवस्था एक सुंदर वृक्ष के समान थी, जिसको अंग्रेजों ने, जिसकी जड़ें खोद दी, और खोदने के बाद उस पेड़ को छोड़ दिया सूखने के लिए। तो आज हम पहले से कहीं ज्यादा बदतर हालत में हैं। ये 4 लाइन वहां पे शुरू में थी, फिर नंदना रेड्डी ने अपनी बात जो भी लिखी, और ये 4 लाइन जो थी वो एक किताब से ली गई थी जिसका नाम था ब्यूटीफुल ट्री बाय धर्मपाल। एक धर्मपाल जी करके कोई व्यक्ति थे, उन्होंने वो किताब लिखी थी, वो शोध ग्रंथ ही है। तो मेरी बड़ी उत्सुकता जगी कि भाई ये किताब को मंगाया जाए। तो मैं बड़ा ढूंढ ढांड के मैंने वो किताब मंगाई,
ब्यूटीफुल ट्री मिली नहीं आसानी से, और मिली और जब मैंने उसको पढ़ा तो मेरे तो छक्के छूट गए। पहले ही इन महिलाओं ने अपने को ठीक ठाक कर दिया था, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। फिर ये धर्मपाल जी ने ये जो किताब लिखी उसको पढ़ा तो और छक्के छूट गए। उस किताब में अंग्रेज यहां आते हैं, वैसे तो बहुत पहले आ गए थे, आप सबको मालूम ही है, मतलब जहांगीर के जमाने से ये लोग आना शुरू हो गए थे, लेकिन इनके पांव जमने शुरू हुए 1757 के बाद। पहली पलासी का जो युद्ध हुआ 1757 में क्लाइव ने, उसके बाद इनके पांव जमने शुरू हुए। तो वो किताब में 1780 से लेकर के और 1860, ये लगभग 80 साल का जो पीरियड है, 80-90 साल का या 100 साल मान लीजिए, इस 100 साल के पीरियड का चिट्ठा है उसमें। वो 100 साल अंग्रेज यहां पर बड़ी मेहनत से हिंदुस्तान को समझने की चेष्टा कर रहा है, उस पहले 100 साल में, कि ये लोग हैं कैसे भाई, यहां हो क्या रहा है। वो कुछ चीजें समझते हैं, कुछ समझ में नहीं आती उनको। जैसे एक जगह एक अंग्रेज, बंगाल के एक इलाके में बिष्णुपुर है, वहां पे अंग्रेज, वो लिखा हुआ है, उन्हीं के रिकॉर्ड से मैं बात कर रहा हूं। वो कहता है ये कैसा गांव है, यहां घर में ताले नहीं लगाते लोग, और अगर किसी की कोई चीज खो जाए तो निश्चित मानिए कि 24 घंटे के अंदर वो गांव के बीच में एक चौपाल है जहां एक पीपल का पेड़ है, वहां वो रख दी जाएगी, वहां मिल जाएगी। तो अंग्रेज ये आश्चर्य कर रहा है कि ये जगह अजूबी जगह है। तो वो शुरू के जो 100 साल हैं उसमें अंग्रेज यहां बड़ी बारीकी से हम लोगों को अलग अलग इलाकों में समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस समय की ये जो धर्मपाल जी का शोध है, ये उस जमाने के अंग्रेजी दस्तावेजों को उन्होंने ढूंढ के निकाला और उसमें से एक तस्वीर निकालने की चेष्टा की कि हिंदुस्तान कैसा रहा होगा 1857 के पहले, क्योंकि 1857 के बाद का हिंदुस्तान और 1857 के पहले का हिंदुस्तान में बुनियादी फर्क है। 1857 के बाद अंग्रेज ये मानने लगा अब हमको यहां रहना है। उसके पहले वो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा कि कितने दिन रह पाएगा। उसके बाद उसकी नीति यहां बदल जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो जाता है और अंग्रेजी शासन का राज आ जाता है ऑफिशियली। राज तो पहले भी उन्हीं का है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी है, दारोमदार उनका है। तो उसमें से 4 रिपोर्ट ये ब्यूटीफुल ट्री किताब से मैं आपको सामने रखता हूं संक्षेप में। एक विलियम एडम्स नाम के एडमिनिस्ट्रेटर हुए जो बंगाल बिहार के इलाके को, और उस समय का बंगाल बिहार का इलाका मतलब आज का बांग्लादेश भी उसमें शामिल है, और आसाम उत्तर पूर्वी इलाके का बहुत बड़ा हिस्सा उसमें शामिल है, उड़ीसा का भी कुछ हिस्सा उसमें शामिल है। तो आज जिसको हम बंगाल बिहार कहते हैं उससे दुगना समझ लीजिए। तो वो विलियम एडम्स बंगाल बिहार के इलाके की रिपोर्ट है स्कूल शिक्षा के बारे में। उसमें कहते हैं कि यहां करीब 1 लाख गांव हैं। पूरे भारतवर्ष में आज 5.5 लाख गांव हम मानते हैं। यूनाइटेड इंडिया में मतलब जिसमें पाकिस्तान शामिल और बांग्लादेश शामिल, उसमें 7 लाख गांव हम लोग मानते हैं, 7-7.25 लाख गांव। तो उसमें से 1 लाख गांव बंगाल बिहार के इलाके में। वो कहता है विलियम एडम्स, देयर इज नॉट अ सिंगल विलेज वेयर देयर इज नॉट एट लीस्ट 1 स्कूल। यानी एक भी गांव ऐसा नहीं है लाख गांव में से जिसमें कम से कम 1 स्कूल ना हो। आज भी उस इलाके का अगर हम सर्वे करें, ये कटे हुए बंगाल बिहार का, तो भी आपको ऐसे सैकड़ों गांव मिलेंगे जहां स्कूल नहीं है आज। वो उस समय बोलता है एक भी ऐसा गांव नहीं है जहां स्कूल नहीं है। अब ये अविश्वसनीय से लगता है। अगर किसी हिंदुस्तानी ने लिखा होता तो हम सोचते हैं कि गप्पे मार रहा है, लेकिन अंग्रेज अपनी नजर से देख के इस खाली रिपोर्ट कर रहा है। वो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो तो जैसा देख रहा है वैसा रिपोर्ट कर रहा है। ये अंग्रेजी रिपोर्ट है। उसके बाद एक थॉमस मुनरो करके एक आदमी हुए जो दक्षिण में मद्रास प्रेसिडेंसी के
सर्वे सर्वा हैं, गवर्नर हैं, उनकी रिपोर्ट है। और मद्रास प्रेसिडेंसी का मतलब आज का आंध्र, आज का तमिलनाडु, केरल का बहुत बड़ा हिस्सा और अपना कर्नाटक का बहुत सारा हिस्सा। वो कहता है यहां के 50,000 गांवों का सर्वे मैं कर चुका हूं, उसमें एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां स्कूल ना हो। यह थॉमस मनरो की रिपोर्ट है। ये सब रिपोर्टें 1780 से लेके 1790 के बीच की हैं। उसके बाद एक लिटनर नाम के सज्जन हैं जो पंजाब के इलाके में गवर्नर है, और पंजाब का मतलब वेस्ट पंजाब भी, जो अभी पाकिस्तान में है, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, मतलब बहुत बड़ा, पंजाब बहुत बड़ा इलाका, उसमें राजस्थान का कुछ हिस्सा है, गंगानगर वगैरह का सारा हिस्सा है। तो वो भी यही बात कहता है कि यहां कोई स्कूल ऐसा, गांव ऐसा नहीं जहां स्कूल ना हो। और फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर है, मैं उसका नाम भूल गया, वो भी यही बात कहता है। आप इन सबको जोड़ें तो 3-3.5 लाख गांव की तस्वीर निकलती है कि यहां ऐसा एक भी गांव नहीं है जहां स्कूल ना हो। हिंदुस्तान में 7 लाख गांव, ये आपके छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के इलाके की रिपोर्ट नहीं है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जहां जहां की रिपोर्ट है वहां की रिपोर्ट विलक्षण है। हुआ क्या? गांधी जी को जो कहते हैं कि 100 साल पहले हम ज्यादा अच्छी हालत में थे, उसका प्रूफ इस किताब में है, ब्यूटीफुल ट्री में। हुआ क्या? तो उसका हम कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे अंदाज से, संक्षेप में बताता हूं, मेरे अंदाज से हुआ क्या कि 2-3 चीजें हुई। मुख्य रूप से 2 बातें।